वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 488 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 3 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग के आधार पर आकांक्षी जिलों की सूची जारी की गई है और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? बीजापुर, रीभोई और बहराइच। देखिए ये तीनों के तीनों शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का बीजापुर, मेघालय का रीभोई, बहराइच भी यूपी का। तो उपरोक्त सभी है और सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? सर्वोच्च बीजापुर, छत्तीसगढ़ का। तो देखिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर जो है रखा गया है। वहीं रीभोई मेघालय का और बहराइच उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। फरवरी से जून 2020 के दौरान यह डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में से 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्त समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को शामिल किया गया है। अब देखिए आकांक्षी जिलों कार्यक्रम जो है इनका उद्देश्य क्या है? आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जनवरी 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों को विकास की राह पर वापस लाना है जो प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं और अल्प विकसित श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसमें निम्न में से कौन सी पहले शामिल हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट है। दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन मॉक कोर्स और ऑन एयर शिक्षा वाणी। तो देखिए इसमें दीक्षा पोर्टल भी है, दीक्षा प्लेटफॉर्म भी है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल भी है, ऑनलाइन मॉक कोर्स भी है और ऑन एयर शिक्षा वाणी। ये सारे के सारे हैं डी है इसका आंसर। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, उनका नाम क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई। लॉन्च के दौरान मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव भारत की विस्तृत जानकारी करती है। अब देखिए डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 में छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा की सुविधा के लिए सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों की जानकारी शामिल है इसमें। और कुछ पहले इस प्रकार हैं जैसे कि ऑनलाइन मॉक कोर्स हो गया, दीक्षा प्लेटफॉर्म, ऑन एयर शिक्षा वाणी, दिव्यांगों के लिए NIOS द्वारा विकसित डेजी ई पाठशाला और क्या है स्वयं प्रभा टीवी चैनल आदि। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत है तीसरे स्थान पर। पहले पर कौन है? चीन। दूसरे पर कौन है? अमेरिका। तो देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश है। इस सूचकांक की रिपोर्ट, ये जो सूचकांक की रिपोर्ट है अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार द्वारा जारी की गई है ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए उपर्युक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। इसमें प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 क्षेत्रों में किया गया है और इस सूचकांक में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे पर है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही क्या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है AIIB एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के मिशन के साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय जापान के टोक्यो में है और इसने कार्य करना शुरू किया था जनवरी 2016 से और विश्व में इसके कुल अनुमोदित सदस्यों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। एज ए एग्जामिनर इसमें कहाँ घुमा फिराया कर सकते हैं? 103 को ऊपर नीचे कर सकते हैं, 106 को 2016 को आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी कैपिटल चेंज कर सकते हैं। पहला तो पता ही होगा कि एक बहुपक्षीय विकास बैंक है AIIB।
देखिए करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। AIIB ने कार्य करना शुरू किया था जनवरी 2016 से, और विश्व में वर्तमान में इसके कुल अनुमोदित सदस्यों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है, ये भी करेक्ट है। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, इसका मुख्यालय जापान के टोक्यो में नहीं है बल्कि बीजिंग चाइना में है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट, फोर करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो को एलिमिनेट कर दीजिए, सी हो जाएगा इसका आंसर 1 3 4 1 3 4। तो देखिए इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है, जापान के टोक्यो में नहीं है, इसलिए सेकंड हो गया इनकरेक्ट। और बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। क्यों पूछा गया है प्रश्न, हाल ही में जिन लिंक्यून को 5 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष पद हेतु पुनः निर्वाचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव और वॉक फ्री अंतर्राष्ट्रीय दासता विरोधी संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए राष्ट्रमंडल देशों में आधुनिक दासता से ग्रसित विश्व के लगभग 40% लोग जो हैं वो विद्यमान है। क्या होती है दासता? दासता का ये तो दास है ना, ये वही वाला दास है, स्लेवरी वाला। तो जैसे बलपूर्वक श्रम हो गया, मानव तस्करी, बाल श्रम। और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत द्वारा समन्वय के संदर्भ में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है। देखिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, भारत की तो बहुत ख़राब स्थिति है। और पहला वाला करेक्ट हो गया, दूसरा वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हाल ही में 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग के अवसर पर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव और वॉक फ्री अंतर्राष्ट्रीय दासता विरोधी संगठन द्वारा दासता के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल देशों द्वारा 2018 में बलपूर्वक श्रम, मानव तस्करी, बाल श्रम को समाप्त करने एवं सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने, लक्ष्य कितना प्राप्त करना 8.7, तथा आधुनिक दासता की स्थिति को वर्ष 2030 तक समाप्त करने के लिए किए गए वादों की प्रगति का आकलन किया गया है। बात करें राष्ट्रमंडल देशों की, तो राष्ट्रमंडल देशों में आधुनिक दासता से ग्रसित विश्व के 40% लोग विद्यमान हैं। और एक अनुमान के अनुसार राष्ट्रमंडल देशों में 150 लोगों में से प्रत्येक एक व्यक्ति आधुनिक दासता की स्थिति में रह रहा है। रिपोर्ट कहती है कि भारत द्वारा समन्वय के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है, अच्छा नहीं। भारत में विश्व की बाल बंधुओं का कुल संख्या का 1/3 हिस्सा मौजूद है, 1/3। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370A मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करती है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने से प्रतिबंध लगाता है। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24। 23 तो बलात् श्रम से संबंधित है ना। पहला करेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट हो गया इसका आंसर। तो देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370A मानव तस्करी के खतरों का मुकाबला करने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करती है, जिसमें बच्चों का किसी भी रूप में शारीरिक शोषण, यौन शोषण, दासता या जबरन अंगों के व्यापार सहित किसी भी रूप में शोषण के लिए तस्करी शामिल है। बात करें अनुच्छेद 23 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अनुच्छेद 24 है जो कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने के लिए प्रतिबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव CHRI के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह एक स्वतंत्र और गैर पक्षपातपूर्ण संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल में अधिकारों की व्यावहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। बताइए कौन सा इसमें सही बताना है हमको, कौन सा सही है। देखिए यह एक स्वतंत्र और गैर पक्षपातपूर्ण संगठन है, पहला करेक्ट है। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है ना, कहीं तो मुख्यालय होगा इसका, तो दिल्ली में क्यों नहीं? करेक्ट है, दिल्ली में ही है। तीसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल एक स्वतंत्र
एक स्वतंत्र गैर पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह राष्ट्रमंडल में मानव अधिकारों की व्यवहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। राष्ट्रमंडल 54 स्वतंत्र एवं समान संप्रभु राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है। यह विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक संगठनों में से एक है जिसकी जड़ें उन देशों की स्थापना से संबंधित है जिन देशों पर ब्रिटिश द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया था कभी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा है एक पद, कौन सा है वो? यूरोजोन। क्या है यूरोजोन? क्या दिल्ली में यमुना के पानी में बाहित मलों का बढ़ता स्तर है यूरोजोन, या पौधों की संपूर्ण वृद्धि एवं विकास के लिए प्लास्टिक कचरे द्वारा निर्मित खाद है यूरोजोन, या यूरोपीय यूनियन के 19 सदस्य देशों का समूह है यूरोजोन, या फिर पृथ्वी की बाह्य कक्षा में चीन द्वारा स्थापित क्षुद्रग्रह निगरानी सैटेलाइट है यूरोजोन? तो ना तो कोई सैटेलाइट है यूरोजोन, ना ही बाहित मलों का बढ़ता स्तर जो यमुना के पानी में मिला, और ना ही है ये कोई पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए प्लास्टिक कचरा निर्मित खाद। ये तो है यूरोपियन यूनियन के 19 सदस्य देशों का समूह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के शब्द यूपीएससी के मोस्ट फेवरेट हैं, पूछ लिए जाते हैं, 4 स्टेटमेंट बनाकर ही पूछेगी इसको। तो देखिए यूरोजोन में यूरोपीय संघ में वैसे टोटल मेंबर कितने हैं? 27 हैं। तो यूरोजोन में 27 में से जो है 19 सदस्य देश शामिल हैं यूरोपियन यूनियन के। पिछली तिमाही की तुलना में अप्रैल से जून 2020 की तिमाही में यूरोजोन का सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी 12.1% कम हो गया है। यह यूरोजोन की अर्थव्यवस्थाओं में अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है क्योंकि कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते कारोबार बंद हो गया था और उपभोक्ता खर्च में निरंतर कमी देखने को मिली। यूरोजोन में यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देश शामिल हैं जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। यूरोपीय संघ के 8 सदस्य बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन यूरो का उपयोग नहीं करते। तो ये लोग हैं यूरोजोन में 19-27 में से जो यूरो का उपयोग करते हैं, बाकी के 8 यूरो का उपयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वर्तमान औद्योगिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? पहला स्टेटमेंट है उर्वरक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें जून 2019 की तुलना में जून 2020 में 4.2% की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। इस्पात उद्योग का उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन रहा। इस्पात उद्योग के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 33% की गिरावट दर्ज की गई। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद में जून माह में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई और सीमेंट और बिजली में जून माह के में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। देखिए एक वर्ड ऐड करूंगा और पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। वो वर्ड है केबल। क्या हो गया? तो वो वर्ड है केवल, वो शब्द है केवल। कहाँ लगाएं इस केवल को? इस केवल को लगाएंगे यहाँ उर्वरक के आगे, उर्वरक के आगे लगाएंगे इसको। तो देखिए केवल उर्वरक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें जून 2019 की तुलना में जून 2020 में 4.2% की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। तो करेक्ट है स्टेटमेंट। अगर ये करेक्ट है, आप देखते हैं जहाँ जहाँ सकारात्मक की बात हो रही होगी तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ गिरावट दर्ज की गई है किस किस में? इस्पात में, तो सही है ये वाला स्टेटमेंट भी। यहाँ भी नकारात्मक वृद्धि हो रही है कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस रिफाइनरी में, ये भी करेक्ट हो गया। ये सकारात्मक दिखा रहा है, ये गलत है क्योंकि सकारात्मक केवल उर्वरक उद्योग है, बाकी कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, डी हो गया अपना इनकरेक्ट। तो देखिए केवल उर्वरक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें जून 2019 की तुलना में जून 2020 में 4.2% की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य सभी 7 सेक्टर या क्षेत्रों में कोयला -15.5%, कच्चा तेल -6%, प्राकृतिक गैस -12%, रिफाइनरी उत्पाद -9%, स्टील -33.8%, सीमेंट 6.9% और बिजली -11% में जून माह में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इन सब में खाली सकारात्मक कौन रहा? उर्वरक। देखिए इस्पात उद्योग की बात करें तो इस्पात उद्योग का उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन रहा। इस्पात उद्योग के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 33% की गिरावट दर्ज की गई है।
ये है ना इस्पात मतलब स्टील, -33.8। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए भी। इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना रहती है 95% से ऊपर। और कौन सा पूछेगा, सकारात्मक वृद्धि इन सारों में किसकी रही, या सबसे खराब प्रदर्शन ही पूछ लेगा, इस्पात का रहा, सबसे अच्छा किसका रहा, उर्वरक का। तो कितने हो गए, 9। चलिए एक और देख लेते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जारी बाघों की संख्या पर विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार क्रमशः किस राज्य एवं किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघों की आबादी निवास करती है, बताइए। कहाँ रहते हैं सर्वाधिक बाघ, पहले राज्य का नाम बताइए और फिर बताइए उस नेशनल पार्क का नाम। और ऐसा नहीं है कि वो नेशनल पार्क उसी राज्य में हो जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ हों, क्योंकि क्या पता उन सब पूरे उस राज्य में जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सबको मिलाकर बाघों की संख्या अधिक हो। चलिए तो देखिए, बाघों की संख्या के आधार पर अगर पिछले 2 सालों का वर्णन देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है बाघ, और उसके बाद कर्नाटक में, फिर तीसरा स्थान आता है उत्तराखंड का। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मतलब जो नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व है, उसका नाम क्या है, इनमें से बताइए। तो मध्य प्रदेश तो अपना करेक्ट हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश तो 2 में है ना, तो 2 को एलिमिनेट करो पहले तो बांदीपुर में नहीं है, गलत है। सबसे ज़्यादा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड के। और मध्य प्रदेश में राज्य के रूप में सबसे ज़्यादा संख्या, और अकेले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दूसरे नेशनल पार्क की तुलना में, दूसरे मतलब नागरहोल, बांदीपुर, इनसे ज़्यादा है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए वर्तमान में भारत के टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी कितनी है, 1923 है, जो कि भारत की कुल बाघ आबादी का 65% है। रिपोर्ट के अनुसार बाघों के राज्यवार वितरण में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं, कितने हैं, 526 हैं। इसके बाद स्थान आता है कर्नाटक का, इसमें 524 हैं। फिर आता है उत्तराखंड का, 542 हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है इनको। मध्य प्रदेश याद रखिए, उसके बाद कर्नाटक याद रखिए, फिर रखिए उत्तराखंड। अब देखिए वर्ष 2018 से 19 के दौरान उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 231 बाघ हैं। उसके बाद कर्नाटक के नागरहोल का नाम आता है दूसरे स्थान पर, उसमें 127 हैं। और तीसरा स्थान भी कर्नाटक का बांदीपुर है, उसमें 126 हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से प्रश्न आएगा, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, तो किस में है, 231 है ना उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट के। तो जिम कॉर्बेट का नाम याद रखिए, अगर राज्य बार आए तो मध्य प्रदेश का नाम याद रखिए। अब देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के अनुसार असम के कांजीरंगा और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 104 बाघ दर्ज किए गए हैं, इन दोनों में मिलाकर, बांधवगढ़ में और कांजीरंगा में असम की। और एक चीज़ और देखने को मिली, देश में 50 टाइगर रिजर्व में से 3 टाइगर रिजर्व, उनके नाम हैं मिजोरम का डम्फा रिजर्व, पश्चिम बंगाल का बक्सा रिजर्व और झारखंड का पलामू रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व के नाम से जाने जाते हैं। इनमें एक बाघ भी नहीं बचा, सारे मर गए। तो इनका नाम भी याद रखिए, मिजोरम का डम्फा, झारखंड का पलामू और बक्सा, जो बहुत फेवरेट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। इनमें एक बाघ भी नहीं बचा है, शून्य है बाघों की संख्या इसमें। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद और सभी को है हैप्पी रक्षाबंधन।